हमने किरचॉफ लॉ किया। किरचॉफ लॉ को यूज़ करते हुए उसकी पहली एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंसेस का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस लगाई जाती हैं इस फॉर्मेट में, सच दैट ये ऐसा अरेंजमेंट है जिससे कि हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कि अगर आप मुझे ये कहो कि सर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ, तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में फिट करके उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। चाहे उस पर कुछ भी ना लिखा होगा, मैं फिर भी बता दूंगा उसकी वैल्यू क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करेगा, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको बता देगा। और इस मेथड को नल मेथड ऑफ फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड को यूज करके जब आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं वो बहुत एक्यूरेट आती है और उसमें एरर नहीं आता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस और दिस इज दी नल मेथड। नल का मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, अगर पेपर में आएगा एज इट इज लिखना है, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज लिखना है, फिर क्या है प्रिंसिपल ये लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में कौन सा लॉ है, किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने ये डायग्राम बनाना है जिसमें आपने पहली रेजिस्टेंस लेनी है P, दूसरी रेजिस्टेंस क्या लेनी है Q, तीसरी क्या लेनी है R और अननोन रेजिस्टेंस कौन सी लेनी है X। अननोन को यहां पुट करना है। और एक बैटरी लेनी है जिसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेनी। बैटरी की EMF कितनी है E। फिर आपने इसमें ये रेजिस्टेंसेस लगाने के बाद एक गैल्वेनोमीटर लेना है जो बीच में लगाना है। गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी होती है, एक मीटर है। अगर इसमें करंट गया तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा और अगर करंट नहीं गया डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये अगर सुई हिल गई तो करंट है, नहीं हिली तो करंट नहीं है, राइट। तो इसमें आपने फिर ये ड्रॉ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ही ने करना है। मान लो प्लस टर्मिनल में से आई करंट बाहर निकला, आई करंट दो हिस्से में टूट गया, जंक्शन आ गया ना, तो ब्रेक हो गया। आई में से मान लो I1 करंट यहां चला गया, बचा हुआ I माइनस I1 यहां पे आ गया। I1 करंट ऊपर जा रहा था, फिर करंट के पास दो रास्ते हैं, इसमें से I1 करंट फिर से ब्रेक हो गया, I2 इधर आ गया, बचा हुआ I1 माइनस I2 इस ब्रांच में आ गया। ठीक, इधर से I आया था, I में से I1 इधर गया, बचा हुआ I माइनस I1 इधर आया। I1 इधर आया, इसमें से I2 इधर चला गया, बचा हुआ I1 माइनस I2 इधर आ गया। इधर से I2 आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, दोनों करंट जंक्शन की तरफ आ रहे, दोनों मिलेंगे और इस ब्रांच में चले जाएंगे। मिलने का मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, I माइनस I1 प्लस I2 इस ब्रांच में चला गया। इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1 प्लस I2, इधर से करंट आ रहा है I1 माइनस I2, दोनों मिल गए। मिलने का मतलब ऐड करके नया करंट इस ब्रांच में जाएगा। ऐड के लिए जब ऐड करोगे I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो I करंट आ गया। मेरी डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि बैटरी बताती है बैटरी में से कितना करंट बाहर निकला था I, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस कितना आ रहा है I। और अगर I करंट आ रहा है इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, और अगर ना आता तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन पक्का गलत थी। तो रिपीट करता हूं, I करंट आया, I में से I1 गया, बचा हुआ I माइनस I1 इधर आया। I1 में से I2 आया, बचा हुआ I1 माइनस I2 इधर आया। इधर से I2 आया, इधर से I माइनस I1 आया, दोनों को ऐड करके I माइनस I1 प्लस I2 इधर आ गया। ये दोनों ऐड करके I करंट दे गए। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको ड्रॉ करनी आ रही है, इसको ऐसे ही ड्रॉ करना। उसके बाद आपने किरचॉफ लॉ लगाना है। किरचॉफ लॉ में दो लूप्स लेनी है। लूप नंबर 1 क्लोज लूप, लूप नंबर 2 क्लोज लूप। लूप नंबर 1 में चलो A से स्टार्ट होके घूम के वापस A पे लूप कंप्लीट करते हैं। जब मैं A से B पे जा रहा था, करंट भी मेरे साथ जा रहा था, तो इनका प्रोडक्ट क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। फिर मैं नीचे आ रहा था, करंट भी नीचे आ रहा है,
और गैल्वेनोमीटर की अंदर वायर्स होती हैं, इसकी रेजिस्टेंस G है, तो I2 इंटू जी फिर से एक बार नेगेटिव, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी लूप कंप्लीट कर रहा था और मैं इधर जा रहा था, करंट मेरे ऑपोजिट आ रहा था, क्योंकि मैं तो ऐसे घूम के जा रहा हूँ, तो करंट इधर आ रहा है, मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो इसका मतलब R और I माइनस I1 का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। लूप कंप्लीट हो गया, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं लूप ऐसे जाऊंगा, लूप में करंट के साथ जाऊंगा, तो माइनस I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू जी प्लस R इंटू आई माइनस I1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है यहाँ तक? फिर मैं लूप नंबर 2 लूंगा। लूप नंबर 2 के अंदर यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो यहां से घूम के वापस आते हैं। तो जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो करंट के साथ जा रहा हूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या आएगा? नेगेटिव। फिर मैं करंट के ऑपोजिट आ रहा हूं, करंट के ऑपोजिट आ रहा हूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो ना, ये प्लस में चल रहा है, सही। और लास्ट, जब मैं ऊपर जा रहा हूं, करंट मेरे ऑपोजिट आ रहा है, तो I2 इंटू जी फिर से क्या आएगा? पॉजिटिव। और लूप कंप्लीट हुआ, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या? 0। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अपने किरचॉफ लॉ लगाना आ गया, 2 लॉज आपने लगा दिए, 2 लूप्स ली, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इस टर्म को, ये इस टर्म को, नेगेटिव वाली टर्म को यहां ले आओ, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 1 and 2 इक्वेशंस क्लियर है। अब आप में ये लिखना है कि X अननोन रेजिस्टेंस है, P Q R तीनों नोन रेजिस्टेंसेस है, वो मैं कुछ भी लगा सकता हूं, मेरी मर्जी है। तो P Q R हम ऐसी वैल्यू लगाएंगे, हम P Q R मेरी मर्जी से लगाएंगे सच दैट जब मैं P Q R की वैल्यूज को चेंज करूंगा, तो करंट हर ब्रांच में चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट चेंज हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लगाऊंगा P Q R कि B और D का पोटेंशियल क्या आ जाए? एग्जैक्टली सेम। तो मैं P Q R की सिलेक्शन ऐसे करूंगा कि इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ जाए। मुझे कैसे पता लगेगा कि पोटेंशियल सेम आ जाए? सेम आ गया, क्योंकि इस वायर में करंट जाना क्या हो जाएगा? बंद, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर का क्या हो गया? 0। और फिर मुझे कैसे पता कि करंट 0 हो गया? गैल्वेनोमीटर की सुई किस पे आ जाएगी? 0 पे। तो P Q R ऐसे सेलेक्ट करूंगा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर उसकी सुई 0 पे आ गई, करंट I2 0 हो गया। तो ऐसे ये चूज करके ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, इसे बोलते हैं ब्रिज बैलेंस हो गया। दिस इज अ बैलेंस्ड ब्रिज। और जब ये बैलेंस्ड हुआ और I2 0 हो गया, तो लिखना है आपने values of PQR are selected in such a way that potential of B and D are same. In that case, galvanometer का करंट becomes 0। और गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है? I2। I2 की वैल्यू केस में क्या हो जाएगी? 0। तो जो इक्वेशंस आपने 1 and 2 बना रखी हैं, उसको, उसके अंदर I2 को 0 पुट कर दें, I2 को 0 पुट कर दें, I2 को 0 पुट कर दें और I2 को 0, क्योंकि ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस्ड। तो जहां तुम्हें I2 दिख रहा है, वहां आपने उठा के इसको क्या पुट कर देना है? 0। तो P Q R सेलेक्ट करके इक्वेशन नंबर 1 and 2 तैयार थी हमारे पास। हमने दोनों इक्वेशंस में I2 को 0 पुट कर दिया। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसके अंदर जब आप I2 को 0 पुट करोगे, तो आपके पास ये नई इक्वेशन बन के आएगी। चेक कर लो, इक्वेशन नंबर 1 में चेक करो, हर जगह I2 को 0 पुट करो। देखो ये रहा, देखो इक्वेशन नंबर 1 में I2 था, 0 पुट करो, ये आ गई। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 चेक करो, इक्वेशन नंबर 2 में हर जगह I2 0 पुट करो, तो ये इक्वेशन आएगी, चेक करो, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4। तो 3 और 4 इक्वेशन कहाँ से बनी? 1 and 2 इक्वेशन में I2 को क्या कर दिया? 0, क्योंकि ब्रिज क्या हो चुका है? बैलेंस्ड। और आपके पास 3 और 4 इक्वेशन है। तो अब एक काम करो, इन 3 और 4 इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 3 को 4 से डिवाइड करो, करंट और करंट कैंसल, और क्या बढ़िया रिलेशन आ गया? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स। अब P Q R मुझे मालूम है, X की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ था, याद करो।
हम कैपेसिटर में भी करते थे। क्या करते थे, मैं आपको हमेशा सिखाता आया हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बने, मान लो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, आपको हमेशा सिखाया गया कि अगर ये 2/4 इसकी रेशो और नीचे की रेशो बराबर है तो आप इस वायर को हटा दो, सिखाते थे ऐसे, या कैपेसिटेंस की रेशो बराबर है इसको हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर ये रेशो बराबर है तो यहाँ के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया तो ये रेशो बराबर होंगी। उसमें उल्टा यूज करते थे, पहले रेशो चेक करते थे, इसको हटाते थे। इसमें उल्टा कर रहे हैं, I2 जीरो किया और रेशो को क्या कर दिया, बराबर। तो ये प्रूफ वहीं से आ रखा है। तो ये आपके पास एक तरीका है जिससे आपके अननोन रेजिस्टेंस x को कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना आंसर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल समझ में आ रहा है और कैसे काम करते हैं समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज।